का वैल्यू 5। अब इसमें सेकंड एक्सपांशन जो है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय भारत। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे आई गेस, क्योंकि सीरीज जो है सुपर 3000 बहुत ही अच्छा उसको आपका सपोर्ट मिल रहा है। प्लस आप लोग जो अटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन हमारे साथ, उसमें भी आई गेस आपको अब मजा आ रहा होगा और आपके कंसेप्ट जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पर अब रिवाइज हो रहे होंगे, है ना। सो मैथ्स में हम पहला लेक्चर जो है क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं, फिर हम उसमें प्रोग्रेशन एंड सीरीज पढ़ चुके हैं। लेटर ऑन देव सर जो है उन्होंने आपको स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन जो है वो पढ़ाया है, यानी कॉनिक सेक्शन जो है वो चालू किया हुआ है। और आई गेस सबने वो लेक्चर जो है वो सारे अटेंड किए हैं एंड उसमें जो क्वेश्चंस है उसके बेस के ऊपर अब आपने और भी अच्छे अच्छे उस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, ताकि वैसे क्वेश्चन अगर आपको जेईई 2021 में पूछे जाए तो डेफिनेटली आप उसको अटेंड कर पाए, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, है ना। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो आज है बाइनोमियल का, ठीक है। उसमें हम टोटल 2 लेक्चर जो है वो करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर जो है उसमें हम 17 से 18 क्वेश्चन करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या अब तक वैसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं उस कॉन्सेप्ट को लेकर, वैसे क्वेश्चन हम पर्टिकुलरली सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर एज अ प्रैक्टिस फॉर्मेट। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा हम स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। क्या है वो कि द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन एक्सपांशन ऑफ दिस। वेल, इफ यू कैन सी क्लियरली द एक्सपांशन जो है यहाँ पर वो दिया गया है 1 प्लस एक्स पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 22 प्लस अप टू 1 प्लस एक्स पावर 30। सो ये जो क्वेश्चन है ये सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ बाइनोमियल का मिक्सिंग करके दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्या है अपने पास 1 प्लस एक्स पावर 21, 1 प्लस एक्स पावर 22 अप टू 1 प्लस एक्स पावर 30 है। सो सब में क्या हो रहा है कि 1 प्लस एक्स का पावर एक एक बार इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स इट इज अ सम ऑफ जीपी। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है भाई? वो होता है ए, ठीक है, इनटू आर पावर एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल? 21 से 30, यानी कि 10 टर्म्स है, ठीक है। r माइनस 1 अपॉन r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये प्लस और माइनस 1 तो निकल गया यहाँ से, ठीक है। नीचे बचा x, ऊपर ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स का पावर 21 प्लस 10 31 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 21 अपॉन x। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो गया। अब हमें x पावर 5 का जो कोफिशिएंट यहाँ पर चाहिए था उसकी जगह इसमें हम फाइंड आउट करेंगे तो चलेगा, cause they are equal terms। सो पीछे चलते हैं उसके ऊपर। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पर देखना, न्यूमरेटर में तो दोनों टर्म में x पावर 5 आ सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा? पावर मैनेज करने के लिए न्यूमरेटर में हम x का पावर 6 जो है उसका कोफिशिएंट निकालेंगे, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी x है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? x का पावर 6 है तो एक एक पावर कैंसिल होकर x का पावर 5 हमें मिल सकता है। तो बेसिकली इसमें हमें न्यूमरेटर में क्या करना होगा? x के पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना पड़ रहा है। ओके, तो यहां से चलिए वो x पावर 6 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या आएगा? 31c6, वो पहले के एक्सपांशन में आएगा, पहला जो एक्सपांशन है वहां पर, माइनस दूसरे एक्सपांशन में कितना आएगा? 21c6 आएगा, x पावर 6 का कोफिशिएंट, ठीक है।
तो यहाँ पर -21C6. So actually that one should be your answer, option C. पूरा क्लियर यहाँ पर? ये तो नॉर्मल टर्म है, उसका एक्सपांशन क्या होता है, जैसे NCR x पावर r के जैसा एक टर्म होता है ना, हर एक टर्म क्या होता है NCR x पावर r जैसा. अभी N31 है, r का वैल्यू यहाँ पर x पावर 6 चाहिए तो 6 ले सकते हैं, तो 31C6 पहले में और दूसरे में 21C6, that way. Okay, let us go for the second question. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में ट्राइनोमियल एक्सपांशन है बाइनोमियल की जगह पर, उसमें हमें x पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना है. चलिए x पावर 11 चाहिए. वेल ये वैसे तो ट्राइनोमियल टर्म है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि 2x स्क्वायर का फैक्टराइजेशन वहां पर हो सकता है 2x इंटू एक्स के टाइप में. तो इसका फाइनल क्या आंसर आ रहा है देख लो आप. इसका एक आंसर आ रहा है 1 + 2x और दूसरा फैक्टर आ रहा है 1 + x. एक फैक्टर है 1 + 2x एंड दूसरा फैक्टर है 1 + x. ठीक है, पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो दोनों का पावर आएगा 6. ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया यहाँ पर. अब हमें इस प्रोडक्ट में x पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए होगा. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन 1 + 2x पावर 6 इंटू 1 + x पावर 6. तो ध्यान से देखना, पावर टोटल देखो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, मैक्स टू मैक्स पावर बनेगा 11, तो सॉरी मैक्स टू मैक्स पावर बनेगा 12. तो हमें पावर 11 चाहिए, उसके लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, पहले में x पावर 5 हो, दूसरे में पावर 6 हो, या फिर ऑप्शन में मतलब प्लस आएगा, पहले में पावर 6 ले ले, दूसरे में पावर 5 ले ले, तो ये हो सकता है. ठीक है, और कोई सम हम नहीं कर सकते क्योंकि 4 और 7 11 होगा, लेकिन यहाँ पर x का पावर 7 नहीं जा सकता. सो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, पहले में 5 पावर, दूसरे में पावर 6. तो पहले का पावर 5 ले ले तो 6C5, 2 पावर 5 आएगा. ओके, एंड दूसरे में पावर 6 ले ले, यानी कि आएगा 6C6 x पावर 6. वहां पर टर्म आएगा तो कोफिशिएंट 6C6 रहेगा. और पहले में अगर 6 पावर ले ले तो यहाँ पर 6C6 2 पावर 6 आएगा कोफिशिएंट, एंड दूसरे में 5 पावर 5 ले ले तो यहाँ पर आएगा 6C5. ठीक है, अब दोनों में से 6C6 और 6C5 तो कॉमन, ये तो होता है 1, ये भी होता है 1, ये आता है 6, तो दोनों में से 6 कॉमन, 2 पावर 5 यानी कि 32 एंड 2 पावर 6 यानी कि 64. सम कर लो तो आएगा 96. तो 6 मल्टीप्लाई बाई 96 अगर कर ले तो 6 6 36, 3 ऊपर गया तो 6 9 54 प्लस 3 यानी 576. Is this answer? Yes, there is the answer D. Alright, so समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर ट्राइनोमियल टर्म है तो पहले ये सोचना है कि क्या उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो वह क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है. कॉज कोई भी टर्म है, ट्राइनोमियल चाहे दे दिया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन बेसिकली बाइनोमियल्स है ना, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि वहां पर ज्यादातर केस में ऐसा होगा कि आप फैक्टराइजेशन जो है वो कर पा रहे होंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. वेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ दिस इन दिस एक्सपांशन 1 + x पावर n ABC आर द 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स. ABC क्या है, 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स है, तो हमें n का वैल्यू निकाल कर लेना है. तो A जो है वो मान लेते हैं NCR है, B जो है वो मान लेते हैं NCR + 1 है, एंड C मान लेते हैं NCR + 2 है. ठीक है, अब ये तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव है,
तो मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि r का वैल्यू हम 0 रख दे, ठीक है, और n का वैल्यू 2 रख दे, तो हम एक ABC का कोई वैल्यू निकाल पाएंगे n के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, और वो वैल्यू अगर इस ऑप्शन में कहीं पर भी सेटिस्फाई होती है तो हम समझ सकते हैं कि वो उसका आंसर होगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन गिवन है तो उसमें हम सेटिस्फाई हो ऐसी कोई भी वैल्यू अप्लाई तो डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। तो हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, लेट n का वैल्यू 2 है और r का वैल्यू जो है वो 0 है, तो a क्या होगा 2c0, ठीक है, a क्या होगा 2c0, b हो जाएगा 2c1, c हो जाएगा 2c2, यानी a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू भी 1, और इन सब वैल्यूज के लिए n और r का वैल्यूज क्या आ गया 2 and 0 आ गया। अब देखते हैं ये वैल्यूज डालने पर कौन हमें 2 आंसर लाके देता है, वो इक्वल टू 2 होगा, वो इक्वल टू n होगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर a, b और c का वैल्यू डाल देते हैं ऑप्शन ए में। चलो एक काम करते हैं, यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। चलो तो ये क्या आएगा 1, ये आएगा 2 और 2, ये आएगा 1 + 2 + 2, और डिनोमिनेटर में 4 + 1 यानी 5/5, तो ये 2 नहीं दे रहा, दिस इज नॉट गिविंग 2, तो वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ये आएगा 2 + 2 + 2, और यहाँ पर 4 - 1 यानी कि 3, ऊपर 6 नीचे 3 यानी कि डिवीजन कितना आया 2 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये आएगा 2 + 2 और नीचे 4 - 1 3, तो 4/3 नहीं हो सकता। ओके, नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बी हमें ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है, बस हमने क्रॉस वेरिफिकेशन किया वहां पर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर हमारे पास कोई क्लू नहीं है वहां पर n और r की ऐसी वैल्यूज ले लो जो सारे टर्म्स को सेटिस्फाई करती है, उसके ऊपर से ABC जो है उसको ऑप्शन में क्रॉस वेरिफिकेशन दे दो, तो वो तुम्हें आंसर लाकर दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है, ऑफ power in power of x of 1 + alpha x 1 + ax power 4 and 1 - ax power 6 is the same। तो इन दोनों के एक्सपांशन में मिडल टर्म जो है उनके कोफिशिएंट सेम है, तो हमें a का वैल्यू जो है a का वैल्यू वो निकाल कर देना है। चलिए तो 1 + ax पावर 4 का मिडल टर्म, इसका मिडल टर्म क्या होगा 4c2 ax पावर 2 आएगा इसका मिडल टर्म, लेकिन उसमें क्या है कोफिशिएंट सेम है तो x को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है 1 - ax का पावर 6, उसमें मिडल टर्म देख ले तो आएगा 6c3 और -a का पावर 3 आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट की बात हो रही है, ये दोनों कैसे है इक्वल है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और a का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो 4c2 यानी 4 × 3/2 12/2 6, ये आएगा a², यहाँ पर 6 से 3 यानी कि ये आएगा 15, या फिर कितना आएगा, नहीं सॉरी 20 आएगा ना, ओके, क्योंकि 654/3 to 1, ठीक है, तो 6 5 34 120 120/3 नहीं 120/6 यानी कि आएगा 20, यस, एंड माइनस ऑफ a³। चलिए a² तो गया, दोनों साइड से 2 2 भी गया, तो कितना बचा, यहाँ पर सिर्फ a बचा, मतलब नेगेटिव है, तो -3/10 = a, दैट शुड बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, मिडल टर्म के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 is equal to the coefficient of x power -7 in this expansion, then a and b के बीच में क्या रिलेशन निकलता है।
ऑलराइट, तो ये भी मतलब मिडिल टर्म जैसा ही है, बस यहाँ पर x पावर 7 जो है वो कब आता है पहले वो डिसाइड करना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जो है देखा जाए तो एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपने किए हैं, है ना, क्योंकि वहां पर भी कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आते थे। तो पहले इसमें देखते हैं जनरल टर्म, फॉर ax² प्लस 1/bx पावर 11, इसका जनरल टर्म देख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या होगा, 11CR ax² पावर 11 माइनस r एंड 1/bx पावर r। x का पावर सेटल कर दे तो आएगा a पावर 11 माइनस r अपॉन b पावर r, x का पावर आएगा 22 माइनस 2r एंड माइनस r, मतलब कि ये कितना बना 22 माइनस 3r। इसमें x पावर अगर 7 चाहिए तो फॉर x पावर 7 आप 22 माइनस 3r को 7 से इक्वेट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर कितना चाहिए, पावर का 7 चाहिए, ठीक है, इसलिए। तो हमें 22 माइनस अगर 7 कर ले तो आएगा 15 इक्वल टू 3r, तो r का वैल्यू आ गया 5। चलिए यहाँ पर r का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट होगा। अब इसमें सेकंड एक्सपांशन जो है उसमें x का पावर -7 चाहिए, तो उसी तरीके से सेम मेथड जो है अप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर है ax माइनस 1/bx² का पावर 11, इफ आई एम करेक्ट, यस। उसमें x पावर -7 चाहिए, तो पहले तो इसमें जनरल टर्म कितना आएगा, 11CR ax पावर 11 माइनस r एंड माइनस 1/bx² पावर r। x का पावर सेटल करो, 11CR a पावर 11 माइनस r माइनस 1 का पावर r, b का पावर भी r, और x का पावर रहेगा 11 माइनस r माइनस 2r, मतलब कि 11 माइनस 3r। फॉर x पावर -7, चलो क्या होगा यहाँ पर, 11 माइनस 3r विल बी -7, तो ये आएगा 18 इक्वल टू 3r, तो r का वैल्यू आएगा 6। चलो यहाँ पर r का वैल्यू 6 आया, यहाँ पर r का वैल्यू 5 आया। अब उसमें क्या है, कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है ना, कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो 5 डाल के कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं। तो 11C5, ठीक है, 11C5 a का पावर कितना रहेगा वहां पर, 11 माइनस 5 यानी कि 6 अपॉन b पावर 5, तो a पावर 6 b पावर 5, सामने के साइड 6 डाल देंगे तो 11C6, ठीक है, a पावर 11 माइनस 6 यानी कि 5 माइनस 1 का पावर 6 और b का पावर 6। वेल एज वी ऑल नो 11C5 और 11C6 सेम ही होते हैं, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। a का पावर 5 दोनों साइड से कैंसल, b का पावर 5 भी दोनों साइड से कैंसल, यहाँ पर बचा a माइनस 1 का पावर 6 यानी 1 अपॉन b, तो क्या आया, ab इक्वल टू 1, दैट इज द रिलेशन। ऑलराइट, सो हियर इट इज, 1 मिनट, yes, here it is, ab equal to 1, that's our relation cause we got a equal to 1 upon b। ठीक है, तो देखो आप लॉजिक इतना नहीं है, बस हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी है, चाहे इसमें 2 मिनट हमें लग जाए कैलकुलेट करने में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ये छोड़ने नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव हियर, हमें ABC प्लस ABD प्लस ACD प्लस BCD पावर 10 में इनके कोफिशिएंट निकालना है, ऐसे टर्म का कोफिशिएंट हमें निकालना है, A पावर 8, B पावर 4, C पावर 9 एंड D पावर 9। बट एक्चुअली क्या है, हम जो पढ़े हैं वहां पर हमें ऐसे टर्म का मतलब हमें डायरेक्टली हमें पता नहीं था कोफिशिएंट, तो वहां पर हमने क्या किया था,
देखो समझना, इन सब में से सारे टर्म्स में से ABCD सबको कॉमन निकालो, तो सबको अगर कॉमन निकालेंगे तो सबका पावर 10 रहेगा और अंदर बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d का पावर 10। हम ये सिंप्लीफिकेशन यहां का किया हमने, ठीक है। अब देखो इन द एक्सपांशन टू गेट coefficient of a power 8, b power 4, c power 9 and d power 9, अगर ऐसा हमें चाहिए ना तो ये किसके इक्वल होगा, तो वो इस एक्सपांशन में वो इक्वल होगा, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ अब देखो यहां पर पावर 10 है, उसमें से 8 ले जाने के लिए a का पावर कितना चाहिए, -2 चाहिए, तो हमें a का पावर -2 चाहिए होगा, b का पावर चाहिए -6 क्योंकि यहाँ पर 4 लाना है और अपने पास 10 है तो -6, ठीक है। फिर कितना चाहिए होगा, c का पावर चाहिए होगा हमें -1 और d का पावर चाहिए होगा -1 इन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d का पावर 10। हमें इस कोफिशिएंट को लाने के लिए इस एक्सपांशन में ऐसा हमें चाहिए होगा a b c और d का पावर, तो वहां पर वो इक्वल क्या होगा, तो टोटल कितना है, इंडेक्स हमारा 10 है तो 10 फैक्टोरियल अपॉन ये माइनस वाला है तो मतलब वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज, ओके। तो यहां पर देखो 10 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को अगर कैंसिल किया जाए तो 10 9 8 7 अपॉन कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर से आप इन दोनों को कैंसिल कर दो 4, तो बाकी जो भी है उसका आप कैलकुलेशन कर लो, तो 9 4 36 मल्टीप्लाई बाई 7 अगर कर दिया जाए 36 बाई 7 तो यहां पर आएगा 2 4 21 प्लस 4 यानी 252 और मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया जाए तो 2520, कितना आ गया 2520, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है यहां पर, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसमें। वैसे तो बस इतनी चीज याद रखनी है कि अगर इस तरह से निकल जाए तो वहां पर टोटल पावर सेटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इन चीजों में डायरेक्ट ही फॉर्मूला है कि 10 फैक्टोरियल बाय a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल d फैक्टोरियल की तरह। पावर मतलब मान लो x y z w, तो 10 फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल इंटू y फैक्टोरियल इंटू z फैक्टोरियल इंटू w फैक्टोरियल, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट कोफिशिएंट ऑफ x पावर 53 इन दिस एक्सपांशन, ओके। तो ये जो एक्सपांशन है आई गेस आपको क्लियरली दिख रहा है, फिर भी थोड़ा सा जूम करके इसको दिखा देते हैं, है ना। चलिए, तो इस चीज को आपने नोट कर लिया एक्सपांशन को। अब देखते हैं ये जो एक्सपांशन है, हम मतलब इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन अगर हम अपने तरीके से बस इसको लिख लेना अच्छे से तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। लाइक एज यू कैन सी हियर, देखिए यहां पर देखना, मैं इसको लिखता हूं फिर से, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0 से लेकर 100 cm, ओके, x माइनस 3 का पावर 100 माइनस m एंड 2 का पावर m। तो यहां पर आप देखो इनका टोटल पावर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो यानी कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि a प्लस बी का पावर n इक्वल टू समेशन, ठीक है, r इक्वल टू वहां पर हम कर सकते हैं 0 टू n ncr a पावर n माइनस r इंटू b पावर r, कुछ ऐसा दिख रहा है ये आपको, ठीक है। a पावर n माइनस r इंटू b पावर r इंटू ncr का सम करेंगे 0 से लेकर n तक, ठीक है।
तो यहां पर इसको हम मान ले a, इसको मान ले b, तो एक्चुअली सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, a प्लस बी का पावर n। तो यहां पर इसको आप बोल सकते हैं कि ये है कुछ a प्लस बी का पावर n। वेल ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्या हो गया, ये x माइनस 1 का पावर 100 हो गया। अब इस एक्सपांशन में x पावर 53 चाहिए, तो x पावर 53 यानी तो बहुत ही इजी हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 53 क्या हो जाएगा, 100 c, यहां पर कितना आएगा, x का पावर जो है वो हमें 53 चाहिए ना, ठीक है। तो 100 में से हमें 53 जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दे, तो यहां पर कितना आएगा, 100c 47, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको उल्टा भी दे सकते हो, तो ये आएगा 100c 53 माइनस 1 का पावर आएगा 100 माइनस 53 47 एंड x पावर 53। कोफिशिएंट चाहिए तो x का पावर नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आया हमारा नेगेटिव और ये 100c 53, तो फाइनल आंसर है नेगेटिव 100c 53। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आया, नेगेटिव 100c 53, ठीक है। या फिर नेगेटिव 100c 47 भी हमारा आंसर हो सकता है, कॉज NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, अगर दिया होता तो। चलिए, तो यहां पर क्लियर हो गया, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल इसका जनरल फॉर्म जो है बाइनोमियल एक्सपांशन का समेशन वाला, वो यहां पर लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपांशन, तो हमें इस एक्सपांशन में इंडिपेंडेंट टर्म जो है उनका कोफिशिएंट निकाल कर देना है। वेल इंडिपेंडेंट टर्म अगर बात कर ले हम, तो उसके लिए x का पावर 0 होता है, पर वो हमें तब मिलेगा जब ये सिंपल फॉर्म में हो गया, क्योंकि अभी तो ये ऐसा टर्म में है, बाइनोमियल तो है, लेकिन अभी टर्म ऐसा है ना कि इसमें हम x का पावर डायरेक्टली ढूंढ नहीं पाएंगे। सो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं, समझना। मैं इसको लिख के ट्राई करता हूं, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन x पावर 2/3, ठीक है, माइनस x पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 और माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस x पावर हाफ है, तो x का पावर हाफ अगर कॉमन निकाल दे तो x पावर हाफ माइनस 1 बनेगा, टोटल पावर है 10। वेल ये तो a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं ऐसे कि x पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, इसका अगर मैं क्यूब करूं तो एक्चुअली में क्या आएगा, ये x प्लस, एक मिनट, आई थिंक एक मिनट, मैं क्या गलती कर रहा हूं यहां पर, हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो वो क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है कि नहीं है। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा हम चेंज करें, मान लो इसको हम 1 ले लें, तो यहां पर क्या आएगा, 1/3 और 1/3 आएगा, तो ये क्या बनाएगा, a पावर 1 अपॉन 3 प्लस b पावर 1 अपॉन 3, यहां पर a पावर 2 अपॉन 3, ठीक है, ए बी का टोटल पावर 1 अपॉन 3 और यहाँ पर b का पावर आएगा 1 अपॉन 3। अभी मैं मान लो यहाँ पर अगर 1 ले लूं, तो यहाँ पर ये 1 बनेगा, ये यहाँ पर a रहेगा और यहाँ पर ये रहेगा 1, ठीक है। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो इसके फैक्टराइजेशन में ऐसे कर सकता हूं, तो अगर लिख लूं तो ये मिलेगा x पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1, x पावर 2 अपॉन 3 माइनस x पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1, x पावर 2 अपॉन 3 माइनस x पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1। न्यूमरेटर में यहाँ पर x माइनस 1 है, तो मैं उसको रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1 के जैसे भी लिख सकता हूं, ओके। चलो, तो ये टर्म यहां पर कैंसिल हो गया, ये टर्म यहां पर भी कैंसिल हो गया, यहां पर 1 है, सॉरी, ओके। तो यहां पर क्या बचा, x पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1
ओके, यहाँ पर नेगेटिव इसको ब्रैकेट के साथ x पावर 1/2 प्लस 1 है उसके साथ x पावर 1/2 का डिवीजन करे तो हमें मिलेगा 1 प्लस x पावर नेगेटिव हाफ। ब्रैकेट ओपन करने पर +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला? सिंपलेस्ट फॉर्म x पावर 1/3 माइनस x पावर नेगेटिव 1/2 पावर 10। ये हमें इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। अब हमें क्या करना होगा? इसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड आउट करना होगा। चलो, तो जनरल टर्म क्या होगा? tan CR x पावर 1/3 पावर 10 माइनस r एंड माइनस x पावर -1/2 पावर r। तो ये हो जाएगा tan CR माइनस 1 पावर r x पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2। ये होगा जनरल टर्म। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए x का टोटल पावर 0 करना पड़ेगा, तो फॉर उसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। उसके लिए 10 माइनस r/3 माइनस r/2 शुड बी 0। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल टू 0। तो 5r इज 20, r का वैल्यू आएगा एक्चुअली में 4। ये तो सिर्फ मिला r का वैल्यू, तो हमारा कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट होगा tan C4 माइनस 1 का पावर 4 यानी कि tan C4। tan C4, अच्छा उसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो tan C4 का वैल्यू निकाल देते हैं भाई। 10 9 8 7 बाय 4 3 2 1। चलो 4 2 8 कैंसल, 3 3 यहां पर कैंसल, 210 आ गया। तो 210 इज योर एक्चुअल आंसर। ओके, सो यहां पर इस चीज में a³ प्लस 1 जो है उनका एक्सपांशन जो करना होगा वो फॉर्मूला अप्लाई, मतलब उसका जो फैक्टराइजेशन है उसका फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल होगा। ओके, वंस यू गेट सिंप्लीफाइड फॉर्म, फिर इसमें ये बहुत ही सिंपल सा बाइनोमियल टर्म आया है, तो इसमें हम x के पावर को सेटल करके इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाने के लिए 0 से इक्वेट कर दे तो r का वैल्यू मिलेगा, मतलब रैंक ऑफ द टर्म हमें इसके ऊपर से मिल जाएगा और वहां से कोफिशिएंट भी हमें मिल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। तो द एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो ये एक्सप्रेशन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल का डिग्री यानी कि पॉलिनोमियल जो है उसका मैक्स टू मैक्स पावर कितना है, इंडेक्स कितना है, वो पूछा गया है। तो इसका मान लो एक्सपांशन कर भी सकते हैं, लेकिन इनका एक्सपांशन हम नहीं कर सकते। तो पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इंडिविजुअल इस टर्म को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पर 2/√2x² प्लस 1 प्लस √2x² माइनस 1 पावर 6 है। तो अभी पावर को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ टर्म को देखते हैं। ठीक है, यहां पर तो देखना, इसका मैं रेशनलाइजेशन कर सकता हूं ना, तो क्या आएगा ऊपर? √2x² प्लस 1 माइनस √2x² माइनस 1। डिनोमिनेटर में a² माइनस b² के जैसा 2x² प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 1, सॉरी यहां पर आएगा प्लस 1, तो 2x² कैंसल, 2 आएगा जो न्यूमरेटर के 2 के साथ भी कैंसल हो जाएगा। वेल, तो ये यहां पर इस तरह से गया, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ √2x² प्लस 1 माइनस √2x² माइनस 1। अगर पावर 6 है तो यहां पर भी पावर 6 आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों टर्म को साथ में लिख लूं तो मुझे क्या दिखेगा कि 2x² प्लस 1 प्लस 2x² माइनस 1 का पावर 6 और यहां पर √2x² प्लस 1 माइनस √2x² माइनस 1 का भी पावर 6।
तो ये तो कुछ a प्लस बी पावर 6 और a माइनस बी पावर 6 जैसा बन गया ना। इसको मैं मान लो a, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 1 को मैं मान लो a और इसको बोल दो b, तो a प्लस बी होल पावर 6 और ये a माइनस बी पावर 6। तो ये सिंप्लीफिकेशन में पता है, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, तो सिर्फ इवन टर्म्स बचेंगे 2 बार। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं, a प्लस बी पावर 6 a माइनस बी पावर 6, तो 2 बार इवन टर्म्स बचेंगे, सॉरी 2 बार ऑड टर्म्स बचेंगे, इवन टर्म्स नहीं बचेंगे, पहला तीसरा ऐसे टर्म्स बचेंगे। तो यहां पर आएगा 2 टाइम्स 6c0 a पावर 6 प्लस 6c2 a पावर 4b स्क्वायर 6c4 a पावर 2 b पावर 4 एंड 6c6 b पावर 6। अभी a b को सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 6, 2x स्क्वायर प्लस 1 पावर 4, 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 2। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर 6c4, 2x स्क्वायर प्लस 1 पावर यहाँ पर आएगा 2, 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 6। तो यहां पर आप देख लो, तो दोनों का पावर सेटल करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहां पर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर रहेगा 1। यहाँ पर ये 2 2 निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा पावर 3। ठीक है, इतनी चीज। अब इसमें अगर आप देखो ध्यान से, तो हमें इंडेक्स या फिर मैक्स टू मैक्स पॉलिनोमियल का जो पावर है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके एक्सपांशन में एक्स स्क्वायर का क्यूब एक बार आएगा तो x का पावर बनेगा 6, मैक्सिमम पावर कितना बनेगा 6। यहां पर पावर 4 और ये मल्टीप्लाई 2 से होगा तो वहां पर भी x का पावर 4 प्लस 2 यानी 6 बन सकता है। यहां पर भी सिमिलर है, पावर 6 बन सकता है, यहां पर भी पावर 6 बन सकता है। तो ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो पॉलिनोमियल जो है ये किस कौन से डिग्री का है? 6 डिग्री का हो गया है। चलो, क्लियर है ये चीज? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अब कंसेप्ट वाइज अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो और आगे के क्वेश्चन जो है वहां पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का पावर 10 ट्राइनोमियल एक्सपांशन है विथ इंडेक्स 10। वो कुछ हमें दिया गया है यहाँ पर x पावर पॉलिनोमियल के टर्म में, 20 डिग्री के पॉलिनोमियल के टर्म में। तो हमें a1 का वैल्यू चाहिए, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है वो हमें चाहिए होगा। हमें x का कोफिशिएंट जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखना इसको। वेल, आप इसका एक्सपांशन ऐसा कर सकते हैं कि दो टर्म को एक एसोसिएशन में रख दे, दो टर्म को एक ब्रैकेट में रख दे और तीसरे टर्म को सिंगल रख के दोनों को a प्लस बी फॉर्मेट में एक्सपांड कर सकते हैं। उसमें कौन से टर्म को साथ में रखना है वो हम ऐसे डिसाइड कर पाते हैं। देखो, इसमें तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज आता है, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर ऑलवेज आता है, तो वो कभी हमें एक्स का डिग्री 1 नहीं दे पाएगा। तो हमें उसको अकेला रखना चाहिए और इन दोनों को क्या करना चाहिए? साथ में रखना चाहिए, 1 प्लस 2x को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर पावर 10। ग्रुप हम ऐसा बनाते हैं, 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर की तरह। अब यहां पर अगर इसको लिखा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा कि 10c0 1 प्लस 2x का पावर 10, 10c1 1 प्लस 2x का
पावर कितना आएगा यहाँ पर 9 और 3x² और आगे आगे लिखते जा सकते हैं, तो लास्ट में आएगा 10c10 3x² टोटल पावर 10। अब इसमें x कब आएगा वो सोचो, तो देखना इसमें x आ सकता है, x का पावर 1 इसमें आ सकता है, राइट। वो कब आएगा, देखो ये तो 1 है, ये तो 1 है, इसके एक्सपांशन में देखो तो 10c1 इंटू 2 x पावर 1 आ सकता है इस तरह से, 10c1 और 2x का पावर 1, ये टर्म यहाँ पर आ सकता है एक्सपांशन में। अगर आप चाहो तो जनरल टर्म लिख लो उसका कि 10cr 2x का पावर r, ठीक है, 1 का पावर 10 माइनस r, ऐसा कर सकते हो। अभी 1 चाहिए x का पावर 1, तो यहाँ पर 1 डाल दो, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये टर्म आ गया। तो वो क्या आ रहा है 10c1 इंटू 2। इसमें अगर आप देखो तो पहले एक्सपांशन में x का पावर 1 आएगा, लेकिन वो x² से मल्टीप्लाई होके मिनिमम पावर कितना बनेगा, x का पावर 2 बनाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ठीक है। पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, लेकिन x² मल्टीप्लाई होने पर वो x का मीन पावर बनाएगा 2, यानी कि इसमें x का पावर 1 कभी नहीं आता। सिमिलर वे आगे के टर्म्स में भी x का पावर 1 कभी नहीं आएगा। तो हमारे पास जो x के पावर 1 का कोफिशिएंट बचा वो इतना ही है, जो है 10 इंटू 2 यानी कि 20, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका हमने ग्रुपिंग किया, इस टर्म में x का पावर 1 उसका कोफिशिएंट निकाला है 10c1 इंटू 2। फिर बाकी के टर्म में x का पावर 1 कभी जनरेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि मिनिमम पावर 2 आ रहा है हर एक में, दैट इज वाई कि हमें सिर्फ यही कोफिशिएंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर क्या है, इन दिस एक्सपांशन नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, चलिए इंटीग्रल टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम द फ्रैक्शनल पावर, या फिर कोई रेशनल जो वैल्यू है या फिर कोई डेसिमल वैल्यूज है उनसे फ्री हमें एक टर्म चाहिए, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकाल कर देना है। तो देखो 5 पावर हाफ प्लस 7 पावर 1/8 टोटल पावर 1024, इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा 1024 CR 5 पावर 1/2 पावर 1024 माइनस r इंटू 7 पावर 1/8 पावर r। तो इसमें आप ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं, 5 का पावर 1024 माइनस r बाई 2, 7 का पावर r/8। तो अब देखो इंटीग्रल टर्म लाने के लिए इनका जो पावर है वो फ्रैक्शन से फ्री चाहिए होगा। इंटीग्रल टर्म लाने के लिए क्या चाहिए, इनका पावर फ्रैक्शन फ्री होना चाहिए। तो पावर फ्रैक्शन फ्री होने के लिए r जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और r जो है वो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 पावर 512 माइनस r/2 7 पावर r/8। ठीक है, तो मेरा जो r है वो 2 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि वो दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होना चाहिए। सो मेरा r का वैल्यू जो है वो बेसिकली 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो r शुड बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है, वो डिविजिबल बाय होना चाहिए 8 से। तो चलो 0 से स्टार्ट करेंगे 1024 तक, डिविजिबल बाय 8 कौन कौन नंबर आएंगे, 0 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, ठीक है, फिर कितना आएगा 24, इस तरह से चले जाओ तो 1024 भी आएगा जो 8 से डिविजिबल होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, तो क्या आएगा, लास्ट टर्म, मतलब ये एपी का कंसेप्ट है ना, तो लास्ट टर्म इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 1024 यानी 2 का पावर 10, 8 यानी 2 का पावर 3 इक्वल टू n माइनस 1। तो 2 पावर 7 इक्वल टू n माइनस 1, 128 इक्वल टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू आएगा 129। सो देयर आर बेसिकली 129 terms, okay, which are free from the fractional power, यानी कि वो टर्म इंटीग्रल्स होंगे। वो टर्म कैसे होंगे? इंटीग्रल टर्म होंगे, उनका वैल्यू फ्रैक्शन फ्री होगा। आ रहा है समझ में ये चीज कि फ्रैक्शन फ्री के लिए क्या चाहिए? आर के जो दोनों में पावर आए ना, मतलब आर जो है दोनों में है, उसके डिवीजन में क्या, वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कभी मान लो ऐसा आया कि यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 8 आया, तो आर किससे डिविजिबल करेंगे हम? 8, 3, 24 से, दोनों के एलसीएम से डिविजिबल करेंगे। यहाँ पर हम लकी थे कि 2 आया, तो एलसीएम 8 है, तो इसलिए हम 8 के ऊपर फोकस किया, ठीक है। पर जैसे मैंने बताया कि 3 है, तो 24 से डिविजिबल हो ऐसे आर की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और उसके ऊपर से जो एपी फॉर्म होगा वहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से फाइंड करने पड़ेंगे। तो हो रहा है क्वेश्चन क्लियर, और कैसा कैसा वेराइटी इसमें बना सकते हैं अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सिक्स्थ टर्म इन दिस एक्सपांशन इज 5600। इसके एक्सपांशन में सिक्स्थ टर्म जो है वो 5600 है, तो एक्स का वैल्यू निकाल के दो। चलो तो इसमें सिक्स्थ टर्म निकालते हैं। तो T6 इक्वल टू 8C5, ठीक है, 8C5 1/x पावर 8/3 का टोटल पावर आएगा 8 माइनस 5, और x² log x बेस 10 का पावर आएगा 5। ओके, ये कितने किसके इक्वल है? 5600 के इक्वल है। चलो तो 5600 8C5 यानी 8C3 चलेगा, तो 8 7 6/3 2 1, ठीक है। ये 1 मतलब x का पावर जो है वो -8/3 और यहाँ पर आएगा 3, तो ये पावर 3 और क्यूब रूट 3 निकल जाएगा। ओके, ये वाला एज इट इज रहता है, रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है हमें। ओके, 3 2 6 और 6 कैंसल, ये 56 और 56 कैंसल, तो यहाँ पर आया 100 इक्वल टू x का पावर जो है x का वो कितना आया? -8 आया। आई थिंक कोई गलती की है क्या हमने? वेल, लग तो नहीं रही है कि कोई गलती हुई है वहां पर, ठीक है। तो फिर भी एक बार वेरिफिकेशन जो है वो हमें करना चाहिए आई गेस, तो कर देते हैं। ये x का पावर -8 है, चलो, और यहाँ पर देख लो, हाँ, इनका अगर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो x का पावर 10 और log x टू द बेस 10 का पावर 5, दोनों का मिला के टोटल पावर कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर 100 इक्वल टू x² log x टू द बेस 10 पावर 5। अब इसको सॉल्व करके हमें x का कोई ना कोई वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो ये x² है, तो ये 10² तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या कर सकते हैं, उसको 100 को मैं 10² लिख सकता हूँ, सामने है x² और यहाँ पर है log x टू द बेस 10 का पावर 2। तो ऑप्शन में देखें तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होगी? मान लो x का वैल्यू अगर 1 डाल दे, 1, तो x का वैल्यू 1 डालने पर 100 इक्वल टू 0 होगा, तो 1 वैलिड नहीं आएगा। चलिए 1 वैलिड नहीं आएगा, 1 को छोड़ देंगे। ये लॉग वाला पहले इसको डाल के देख लेते हैं ना, ये डालने मतलब सब्स्टिट्यूट करने में इजी है। तो 10 वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे अगर, तो ये 10² log 10 टू द बेस 10 मतलब ये 1, तो 10² इक्वल टू 10² आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन देकर बैठ रहा है ना। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ऑप्शन सी अगर सही हो रहा है तो डेफिनेटली वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप के ऑप्शन जो है उसके टाइप का एमसीक्यू होगा, है ना।
जेई मेंस में हम जो क्वेश्चन करते हैं वो कैसे है, सिंगल करेक्ट टाइप के हैं, तो डेफिनेटली सी जो है वो अगर सही बैठ रहा है तो ऑब्वियसली वही सही आंसर होगा, दूसरा कोई आंसर सही नहीं हो सकता। तो बी को आप चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए क्लियर। तो बस हमने टर्म को इक्वेट कर दिए और लास्ट में ट्रायल एंड एरर से आंसर ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो, क्योंकि इसमें x को कुछ भी मान के हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ बना नहीं रहे, तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर का पावर 6, उसका एक्सपांशन एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है। तो हमें a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a12 का वैल्यू निकाल कर लेना है। चलिए, तो इस एक्सपांशन में अगर इस वैल्यू को निकाल कर लाना है, ठीक है, जहां पर हमें x वगैरह तो कुछ चाहिए नहीं, कोफिशिएंट्स के सम चाहिए है, ठीक है। चलो, तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में सम चाहिए या बीच में डिफरेंस चाहिए, वैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो कोई ना कोई डाल के उसको इक्वेट करेंगे। जैसे मान लो पहले बार x का वैल्यू मैंने 1 लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 पावर 6, यानी कि ये 0 होगा, ये क्या होगा 0, समझ में आ रहा है। तो यहां पर 1 डाल दो, तो 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू जाएगा a12 तक, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम 12 है तो a12 इसका कोफिशिएंट आ सकता है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो कि x का वैल्यू हमने -1 लिया, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, a2 a4 a6 ऐसे हम इवन कोफिशिएंट जो है उसी को रखना चाह रहे हैं, तो ऑड को सब्सट्रैक्ट करने के लिए इसका साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस बनाना पड़ेगा। तो x का वैल्यू में क्या रखना चाह रहा हूं, -1, इसलिए। चलो, तो यहां पर -1 रखने पर 1 - 1 -2, यानी कि कितना होगा, -2 का पावर 6 बनेगा ना, कितना बनेगा ये, -2 का पावर 6। चलो, तो -2 का पावर 6 यानी 64 इक्वल टू 1 - a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 अप टू प्लस a12 आएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। चलो, ये क्लियर हो रहा है। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको मैं बस, ये थोड़ा सा हमें हैरान कर रहा है तो इसको थोड़ा सा साइड में बस ले लेते हैं। चलो, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये a1 कैंसल, a3 वाले टर्म कैंसल, वैसे बीच के सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, इनका सम हो गया 64। यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा 1 a2 a4 अप टू a12 तक, तो 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल, 32 इक्वल टू 1 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a12 आएगा। तो इसमें 1 सब्सट्रैक्ट करने पर, सॉरी यहाँ पर 32 है, 1 सब्सट्रैक्ट करने पर 31 जो है वो हमें इसका आंसर दे देगा। इसका आंसर क्या आएगा, 31। ठीक है, पहली बार x इक्वल टू 1 लेकर हमने ऐसा एक टर्म निकाला, दूसरी बार -1 लिया, क्योंकि हमें क्या कैंसिल करना था उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओके, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पावर 4n प्लस अपॉन 15। फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है इसका, क्या होगा। चलो, क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करने के लिए हमें ऐसा टर्म फाइंड करना होगा जो एक्चुअली में 15 से डिविजिबल ना हो। ऐसा टर्म फाइंड करना होगा जो 15 से डिविजिबल ना हो, वो क्या होगा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो देखो 2 पावर 4n है, तो मतलब 2 पावर 4 का पावर n ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि 16 का पावर n, यानी कि 15 प्लस 1 का पावर n
अपॉन 15 जैसा कुछ लिख पाएंगे यहाँ का ना। ओके, इसको एक्सपांड कर सकते हैं बाइनोमियल के जैसे, तो वो क्या होगा, देखो 1/15 तो है, टर्म्स क्या क्या आएंगे, देखो NC0 15 पावर n, NC1 15 पावर n माइनस 1, NC2 15 पावर n माइनस 2 अप टू NCN 15 पावर यहाँ पर आएगा 0, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। अभी आप इसका प्रीवियस टर्म अगर लिख लो तो प्रीवियस टर्म कुछ ऐसा होगा NCN माइनस 1 पावर इंटू 15, और लास्ट टर्म ऐसा होगा NCN खत्म। तो अगर आप सारे टर्म्स को देखो तो एक्सक्लूडिंग द लास्ट टर्म को छोड़कर प्रीवियसली सारे टर्म्स जो है शुरुआत से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक हर एक टर्म में 15 का मिनिमम पावर 1 है, हाँ के ना। ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म से लेकर आगे बढ़ते जाओ फर्स्ट टर्म तक हर एक टर्म में 15 का मिनिमम पावर 1 है, तो ये सारे टर्म जो है वो 15 से डिविजिबल होंगे। ओके, ये टर्म तो 15 से डिविजिबल हो गए, मतलब वो इंटीग्रल हो गए। तो नॉन इंटीग्रल टर्म क्या आएगा 1/15, क्योंकि 15 वहां पर डिवीजन में जाएगा तो NCN है 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 1/15, यानी कि A इज योर आंसर। क्लियर है ये चीज? ओके, यहां पर मतलब मान लो यहां पर अगर 2 आ रहा होता तो आपको क्वेश्चन क्या लिखना, मतलब आंसर क्या लिखना था 2/15, क्योंकि 15 से डिवाइड होके टर्म क्या बनता था 2/15 बनता था, पर 2 नहीं आ रहा तो हमने नहीं लिखा है। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसा है, आ रहा है तब उसके ऊपर फोकस करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नंबर 15 में। तो यहां पर क्या है 15C 0 का स्क्वायर है माइनस 15C 1 का स्क्वायर प्लस 15C 2 का स्क्वायर माइनस अप टू माइनस 15C 15 का स्क्वायर है। वेल इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको बाइनोमियल की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी जो है वो पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर अप टू लास्ट में -1 का पावर n NCN का भी स्क्वायर। इसका आंसर आएगा आइदर 0 इफ n is odd and odd, या फिर इसका आंसर आएगा -1 पावर n NC n/2 when n is even। ये दो इसके पॉसिबल आंसर्स है, -1 पावर n इंटू NC n/2 या फिर 0 इफ n is odd। तो वेल यहां पर आप देख लो आपका n क्या है, ऑड वैल्यू है या इवन वैल्यू है, ऑड वैल्यू है, तो ऑब्वियसली योर आंसर इज सिंपली 0। आ रहा है समझ में ये चीज? ठीक है, बस इतनी सी प्रॉपर्टी आपको पता है तो डायरेक्टली यहां पर प्रॉपर्टी बेस ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर सारे के सारे सम में होते, कुछ ऐसा होता तो ये एक्चुअली में जो है ये क्या बन जाता हमारा 2NCN बन जाता। तो इसका आंसर क्या आता है 2NCN जैसा आता है। ठीक है, और ये चीज हमने कहां से निकाली है, इनको अगर आप सेपरेट करो तो NC0 और ये भी NC0 का NCN लिख सकते हैं, फिर ये वाला NC1 और इस NCN को NCN-1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में यहाँ पर NCN और NC0 आएंगे। तो ये एक्चुअली में क्या है 1 + x पावर n एंड 1 + x पावर n में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n है। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x पावर n है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन 1 + x पावर 2n। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा सेम। ठीक है, तो ये एक अलग रिजल्ट है, ये एक और अलग रिजल्ट है। तो दोनों तरीके के ऊपर के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं वहां पर, तो थोड़ा सा इसमें
ध्यान आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टीज है आपको लिस्ट डाउन करनी चाहिए और टाइमली उसको वन बार एक बार रिपीट करना जरूरी है। ठीक है, नंबर 16 का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ 30C0 30C10 माइनस 30C1 30C11, मतलब कि ये आपको देखो अभी जो हम प्रीवियस क्वेश्चन किए ना, जिसमें हम कुछ कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करें दो टर्म के प्रोडक्ट में, वैसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि दो चीजों जो है, दो एनसीआर वाले टर्म यहाँ पर प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो समझो ये ऊपर सब में 30 है, यानी कि इंडेक्स तो 30 होगा, है ना। तो मैं बीच में माइनस भी है, तो एक बार में 1 + x पावर 30 ले लूं एंड दूसरे में 1 - x पावर अगर 30 ले लूं। अभी ये प्लस वाला है, इसको एक काम करते हैं, x + 1 पावर 30 ले लेते हैं। ठीक है, इसके प्रोडक्ट में, इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट में हम कुछ कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो, तो क्या कोफिशिएंट वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देना है। चलो, तो ये देखो इसका जनरल टर्म क्या आएगा, वैसे देखो तो 30CR x पावर 30 माइनस r, और इसका जनरल टर्म आएगा 30CR -1 पावर r x पावर r। ओके, अब इसमें आप r का वैल्यू जो है मान लो कि 10 रख दो। r का वैल्यू आप कितना रख दो यहाँ पर 10, तो 30C10 x पावर 20 आएगा। यहाँ पर 10 रख दो तो नहीं, यहाँ पर 10 नहीं रखेंगे क्योंकि 30C0 के साथ 30C0 चाहिए ना, सॉरी 30C10 के साथ 0 चाहिए, तो आप यहाँ पर 0 रखो, तो 30C0 -1 का पावर 0 x का पावर 0। तो ये दोनों अगर मिल जाए, प्रोडक्ट अगर हो जाए, तो एक इसका कोफिशिएंट बना रहे हैं, x पावर 20 का कोफिशिएंट बना रहे हैं। ठीक है, दोनों टर्म अगर मिल जाए तो कौन सा कोफिशिएंट बना रहे हैं, x पावर 20 का कोफिशिएंट बना है। तो बेसिकली ये सारे टर्म में मान लो अगर r का वैल्यू आपने 11 लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 30 - 11 यानी कि 19। यहाँ पर अगर आपने 1 लिया तो फिर से देखो x का टोटल पावर 20 बन रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, इस एक्सपांशन में x के पावर 20 का कोफिशिएंट हो रहा है। अब बात समझ में आ रही है क्या लॉजिक बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप नेक्स्ट टर्म भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 12 ले लो तो यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर 2 ले लो तो यहाँ पर फिर से x का टोटल पावर 20 बन रहा है हर बार। तो लॉजिक हम लगा दिया। चलो अब देखते हैं, तो ये क्या है, x + 1 पावर 30 एंड 1 - x power 30 in this expansion coefficient of x 20, in this expansion coefficient of x power 20 ऐसे। तो चलो इसका कोफिशिएंट देखो तो क्या आएगा, टर्म क्या बन रहा है, 1 - x² का पावर 30 बन रहा है, इसमें x पावर 20 चाहिए, तो जनरल टर्म क्या आएगा 30CR -x² का पावर r। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा ना, तब जाकर पावर 20 बनेगा। तो r का वैल्यू 10 लेने पर क्या आएगा, 30C10 -x² का पावर 10, तो कोफिशिएंट क्या आया 30C10 और x पावर 20। सो एक साइड ये कोफिशिएंट आ रहा है, दूसरे साइड ये कोफिशिएंट आ रहा है। ओके, तो मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर लिखने के लिए आप ऐसा भी लिखो। चलो मान लो समझने के लिए ऐसा लिखना है, तो ये एक्चुअली क्या है, इन 1 + x पावर 30 इंटू 1 - x पावर 30 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20।
इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 30 कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 20। लेफ्ट साइड का कोफिशिएंट ये आ रहा है, राइट साइड का कोफिशिएंट आएगा 30c10 माइनस 1 पावर 10, यानी कि आंसर आया आपका 30c10 ऑप्शन बी। इस एक्सपांशन में एक्स पावर 20, यहां पर भी एक्स पावर 20 को सेटल किया। ओके चलिए, आई गेस ये चीज अब आपको समझ में आ रही है। तो 17th क्वेश्चन में चलते हैं। तो 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 प्लस 20c4 सॉरी 3 प्लस 4 प्लस 12 13 14 15 वाला टर्म है, इसका हमें इक्वल टर्म क्या है वो निकाल कर देना है। तो चलो 20c0 1 2 3 4 तक तो डायरेक्ट है। अभी 20c15 को मैं 20c5 भी लिख सकता हूं ना। सिमिलर वे 20c14 को मैं 20c6 लिख सकता हूं, 20c13 को मैं 23c7 लिख सकता हूं एंड 20c12 को मैं 20c8 लिख सकता हूं। तो शुरू से लेकर 0 से लेकर 8 तक का सम दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डबल करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 20c0 सम हमें पता है कि 20cr r इक्वल टू 0 टू 20 वो होता है 2 पावर 20, ये हमें पता है। ठीक है, ओके। तो इसको कंप्लीट करने के लिए 20 तक कंप्लीट करने के लिए हम थोड़ा सा ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये हमें गिवन है, ठीक है। मैंने इन 4 को इस लास्ट 4 में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें देखना 1/2 मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई किया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 से डिवाइड एंड अगर मल्टीप्लाई कर दे तो सारे टर्म्स मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएंगे। इतना हो गया। अब इस टर्म को लिख सकते हैं क्या ऐसे कि 20c0 प्लस 1 अप टू 20c8, यहां तक एक एक बार लिखा। अभी देखो 9 10 और 11 वाला टर्म यहां पर है नहीं, हम क्या करते हैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 20c9 10 11, अभी 12 वाला टर्म बनेगा ना, क्योंकि ये 2 बार था, एक बार 20c8 लिखा, दूसरी बार 20c12 लिख सकते हैं। फिर 7 वाला टर्म एक बार यहां पर यूज किया आगे, और दूसरी बार 20c13 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आगे ये 20c20 तक चला जाएगा। पर उसमें ये 3 टर्म्स जो है वो एक्स्ट्रा है, वो इस रिपीटेशन में कहीं पर भी नहीं है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो शुरुआत के जो 20 टर्म है, सॉरी शुरुआत के जो 21 टर्म्स है, उनका सम आएगा 2 पावर 20, राइट। इसमें पहला वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म वो तो सेम टर्म बोला जा सकता है, 20c9 और 20c11 तो सेम है। तो मैं उसको सब में से नेगेटिव बाहर निकाल दूं तो 2 टाइम्स 20c9 बोल सकता हूं, और ये एज इट इज रहेगा प्लस 20c10। ठीक है, ऑल राइट। चलो यहां तक समझ में आया सबको। वेल अब यहां पर देख लो तो 2 पावर 19 है, तो मतलब ये 1/2 को अंदर में जाने दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, हमें क्या मिला है देखो, एक बार फिर से समझने के लिए लिख देते हैं। 2 पावर 20 माइनस 2 इंटू 20c9 प्लस 20c10, ये हमें मिला है। 2 को अंदर जाने दे तो यहाँ पर 2 पावर 20/2 यानी कि 2 का टोटल पावर आएगा 19, ये आएगा 2 इंटू 20c9 प्लस 20c10 डिवाइडेड बाय 2।
तो देखते हैं ऐसा अगर कोई आंसर है तो वो हमारा आंसर होगा। तो वो कौन सा है? 20C9, 20C10 और 20। यहाँ पर आप देख लो, थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा। तो पहला ऑप्शन ये वाला डेफिनेटली रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखो ये वाला, तो ये आंसर एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तीसरा आंसर तो मैच होगा नहीं, तो चौथे ऑप्शन का तो वैसे भी कोई सवाल नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। एक बार अच्छे से मैं इक्वेशन को जूम कर देता हूँ, अच्छे से आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो हमें इसका वैल्यू जो है वो निकाल कर रखना है, बस वैल्यू निकाल कर रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। अब मैं यहाँ पर बड़े अक्षर में उसको भी नोट कर देता हूँ। समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक -1 पावर r प्लस 1 NCR अपॉन r प्लस 1। देखो इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जैसे देखो NCR है, ये वाला टर्म हम सिंप्लीफाई करें, -1 को भी छोड़ देते, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल एंड r प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसको मैं मर्ज कर दूं तो ये r प्लस 1 फैक्टोरियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? r प्लस 1 फैक्टोरियल बनाएंगे। पर यहां पर वो सेटल नहीं होंगे, तो थोड़ा सा मैं सेटल करने के लिए क्या करता हूं, देखो n प्लस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखना न्यूमरेटर में बना n प्लस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में यहां पर अगर मैं लिखूं n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इस तरह से तो चलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस 1 निकल जाएगा और ये दोनों मिला के बनाएंगे r प्लस 1 फैक्टोरियल b। तो अब आप देख लो ये क्या है मेरा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, यानी कि ये चीज है मेरा n प्लस 1 c r प्लस 1 और ये एक्स्ट्रा बचा यानी कि 1 अपॉन n प्लस 1। यहां तक क्लियर है? चलो तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 1 अपॉन n प्लस 1 कॉन्स्टेंट टर्म है तो डायरेक्ट बाहर r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 पावर r प्लस 1 n प्लस 1 c r प्लस 1। चलो यहां तक खत्म। अब इसको सम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सम अप्लाई करने के लिए क्या दिख रहा है? 1 अपॉन n प्लस 1, r का वैल्यू 1 डाल दो तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, n प्लस 1 c 1 सॉरी n प्लस 1 c 2 आएगा। फिर r का वैल्यू 2 अप्लाई कर दो तो यहां पर आएगा माइनस n प्लस 1 c3, n का वैल्यू 3 डाल दो तो प्लस n प्लस 1 c4। तो इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। लास्ट टर्म इसका क्या आएगा? -1 का पावर है r n प्लस 1 और यहां पर आएगा n प्लस 1 c n प्लस 1। ये यहां तक आया, ठीक है। प्लस माइनस अपने आप यहां पर सेटल हो गया होगा। मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं -1 पावर n प्लस 1। ओके, अब देखो हम बाइनोमियल का एक और प्रॉपर्टी यहां पर जानते होने चाहिए कि nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 अप टू -1 पावर n ncn का आंसर होता है 0। इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। आ रहा है समझ में ये चीज? ओके, तो यहां पर आप देखो तो n प्लस 1 से 2 से तो स्टार्ट हो रहा है और लास्ट टर्म तक जा रहा है, लेकिन शुरुआत के जो 2 टर्म है वो मिसिंग है, nc0 वाले और nc1 वाले। लेकिन यहाँ पर n प्लस 1 है तो हमें n प्लस 1 c0 एंड n प्लस 1 cn वाले टर्म को लाना पड़ेगा। तो उसको मैं ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ
कर दूं अगर, तो ये प्रॉपर्टी एज इट इज रखता हूं, 1/n+1 n+1c0, उसको ऐड किया, n+1c1 को सब्सट्रैक्ट किया, क्योंकि वैसे फॉर्म की जरूरत थी हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं, चलो, प्लस n+1c2 माइनस n+1c3 अप टू -1/n+1 n+1cn+1। तो यहां तक का सम कितना आएगा 0, पर ये दोनों टर्म एक्स्ट्रा थे तो उनको जैसे मैंने प्लस और माइनस किया उसमें माइनस और प्लस भी करना पड़ेगा, तो उनको बैलेंस करेंगे, n+1c0 वाला टर्म माइनस करेंगे और n+1c1 वाला टर्म ऐड कर देंगे। चलिए ये सम हो गया 0, तो बचा क्या अपने पास 1/n+1, ये आता है -1 प्लस लास्ट में क्या आएगा n+1, तो +1 और -1 भी कैंसिल, तो आंसर क्या बचा n/n+1 बचा। सो n/n+1 यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो पहले तो इस चीज को हमने सेटल किया, ये जो चीज है उसको यहां पर हमने सेटल किया, जिसका आंसर हमें क्या मिला n+1cr+1। फिर सम अप्लाई किया तो वहां पर हमें प्रॉपर्टी दिख रही है कि ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की जा सके, तो उस प्रॉपर्टी में हमें फर्स्ट दो टर्म जो है वो मिस हो रहे थे, तो उसको हमने वहां पर लेकर फिर माइनस कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो शुरुआत से n+1 टर्म तक का सम जो है वो 0 आया। ठीक है, और फिर उसके ऊपर से हमने डायरेक्ट लास्ट दो टर्म से आंसर निकाला है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना वो हमें समझ में आनी चाहिए और उनका हमें एट अ टाइम हमारे फिंगर के ऊपर वो होना चाहिए, तो हमें वो ज्यादा काम लगेगी ऐसे क्वेश्चन में। अदरवाइज पॉसिबल है कि ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा टाइम अपना बर्बाद करो। ठीक है, सो आई गेस कि ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो आप रेगुलरली उसको रिपीट करें और उसके ऊपर से थोड़े क्वेश्चन इस टाइप के प्लीज सॉल्व करें। ओके, तो यहाँ का लेक्चर जो है हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो डे होगा वहां पर हम इसका दूसरा पार्ट जो है कि जिसके और क्वेश्चन अभी बन सकते हैं इसके ऊपर से, बाइनोमियल के ऊपर से, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप जो है प्रैक्टिस चालू रखिए इसकी। ओके, और यस, वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, ठीक है, आपको मजा आया हो यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना भी भूलना मत, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आए वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो सी यू देन, गुड बाय एंड जय भारत।